तो क्या आपको भी पढ़ाई और एग्ज़ाम की वजह से टेंशन होती है? अगर वो टेंशन आपको होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम स्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं, जो टेंशन होती है पढ़ाई के दौरान उसको लेके बात करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये टेंशन होता क्यों है? फिर जिन रीज़न से ये टेंशन होता है उनको सुधारने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे बेहतर तरीके से उन चीज़ों को मैनेज कर पाएँगे। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपको टेंशन होती क्यों है? वो क्या वजह आपको पता है? जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं तो 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो निकल जाएगा या तो नहीं निकलेगा, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ज़्यादा बच्चे इसे लाइफ़ और डेथ का मैटर बना देते हैं कि यार ये एग्ज़ाम नहीं निकला तो मेरी ज़िंदगी दाँव पे। ठीक है, एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, जो भी तैयारी आप कर रहे हैं इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई भी चीज़ आपकी लाइफ़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन ये काफ़ी जेनेरिक स्टेटमेंट हो गया। तो टैकल करने की कोशिश करते हैं स्ट्रेस को और उसके बारे में बातें करते हैं। स्ट्रेस होता क्यों है? मतलब अगर ह्यूमन ब्रेन इतना इवॉल्व है तो स्ट्रेस आता क्यों है? एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब भी स्ट्रेस होता है तो एक हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, उसे हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। उस हार्मोन का जो मेन काम है वो है मेमोरी फॉर्मेशन, कि आपका जो ब्रेन बनता है, आपको जो चीज़ें याद रहती हैं वो इसी वजह से याद रहती हैं क्योंकि जो स्ट्रेस हार्मोन है वो एक्ट करता है वहाँ पे। तो आपकी कोई भी याद बनेगी, वो उसके लिए कहीं न कहीं बेसिक ज़रूरत है कि स्ट्रेस होना चाहिए। तो पहली बात तो जो एकदम नेगेटिव आप सोचते हैं कि स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए, वो गलत है। क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं होगा किसी चीज़ का, आपके पास पढ़ने का प्रेशर नहीं है, वो नहीं है तो आप अच्छा काम नहीं कर पाएँगे। दुनिया के जितने भी बेस्ट प्लेयर हैं, अधिकतम वो बड़े प्लेयर माने जाते हैं जिनके लाइफ में स्ट्रेस होने के बाद वो हैंडल कैसे करते हैं, उस चीज़ के बारे में बातें होती हैं। विराट कोहली का एग्जाम्पल लेंगे, तो विराट कोहली को इतना बड़ा प्लेयर क्यों माना जाता है? क्योंकि जब टफ सिचुएशंस होती हैं, जब सब लोग टेंस होते हैं, माहौल एकदम गर्म होता है, तब वो इंसान परफ़ॉर्म करता है। तो वो स्ट्रेस को चैलेंज के रूप में लेते हैं, उसके बाद उसको टैकल करते हैं। कैसे टैकल करते हैं हम एक-एक करके देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला जो लेसन है वो ये है कि स्ट्रेस को एकदम बुरा नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, अगर आप लोड ही नहीं लेते हैं, जैसे आपकी लाइफ में कुछ लोग होंगे जिनसे आप बात कर रहे होते हैं, वो तो सुन ही नहीं रहे, या बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं कि किसी को कोई फ़िक्र ही नहीं होती। तो वो वाला हालत एकदम ख़राब हालत है, वो अच्छी हालत नहीं है कि आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, आप एकदम से लोड ही नहीं लेते किसी चीज़ का। खुश रहना इज़ गुड, लेकिन स्ट्रेस एक बेसिक नेसेसिटी है पढ़ाई के लिए। क्योंकि एक फ्रिक्शन की तरह होता है, थोड़ा-सा स्ट्रेस होना चाहिए, वो इतना हो कि मैनेजेबल हो और इतना हो कि आप आगे बढ़ते रहें। मान लीजिए कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि आज आप 2 चैप्टर पढ़ेंगे, शाम तक आपने 1 भी नहीं पढ़ा और आपको बिल्कुल भी लग रहा है कि यार कोई दिक्कत ही नहीं है, तब कहीं न कहीं दिक्कत है। लेकिन अगर आपने 2 टारगेट करा है, आप 1 पढ़ गए हैं, आपको इस बात का थोड़ा-सा एहसास है कि नहीं यार होना चाहिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस ये इस हद तक ना पहुँचे कि आप दूसरा पढ़ ही ना पाएँ। हमारा ब्रेन जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, उनमें एक पार्ट होता है जो स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, दूसरा डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होता है। तो जो स्ट्रेस से रिलेटेड होता है उसका वर्ड मैं नहीं बोलूँगा, टफ हो जाएगा। वो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, आपके डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट को असर करने लग जाता है, कि अगर आपने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तब आप अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाएँगे। जब आप अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाएँगे तो पढ़ाई कैसे कर पाएँगे? तो आपको स्ट्रेस चाहिए, लेकिन वो इतना चाहिए कि आप उसके थ्रू आगे बढ़ पाएँ। जैसे सड़क है, जूते हैं आपके, उस पे खुरदुरापन होता है, जब आप चलते हैं तो खुरदुरापन नहीं होगा तो नहीं चल पाएँगे। कभी एकदम ऐसा स्लीपर लेना जो एकदम स्लिप करता हो, नहीं चल पाओगे। लेकिन उसमें हल्का खुरदुरापन होना चाहिए कि आपको आगे मूव करने में हेल्प करे। लेकिन बहुत ज़्यादा होगा तो आप चल ही नहीं पाएँगे, तो वैसे ही यहाँ पे स्ट्रेस भी है। तो स्ट्रेस एक पॉजिटिव इमोशन के तौर पे भी ले सकते हैं और वो ज़रूरी होता है। बहुत बार थोड़ी बहुत टेंशन नहीं होगी तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? चाहे पीएम के बारे में बात करें, क्रिकेट के बारे में बात करें, किसी चीज़ के बारे में बातें करें, तो थोड़ा-सा स्ट्रेस ज़रूरी होता है। वो बहुत एक्सट्रीम ना हो, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम होगा तो आपकी डिसीज़न मेकिंग प्रभावित हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगा तो आप एकदम आलसी हो जाएँगे, आप कोई भी काम नहीं करेंगे, आपका मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का। तो एक बैलेंस होना चाहिए। तो आपको कोशिश करनी है, जैसे आप बाकी इमोशंस को लेते हैं कि आप कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, तो उन चीज़ों की तरह ही स्ट्रेस भी एक रियलिटी है, उसको स्वीकार करो। बहुत लोग क्या ऐसे बिहेव करते हैं, स्ट्रेस आ गया, नहीं यार, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ से। मतलब वो एक नेचुरल इमोशन है, वो आएगा, क्योंकि ह्यूमन्स बने ही ऐसे हैं जहाँ पे जब टफ चैलेंजेस आते हैं, उनको थोड़ा टेंशन होती है, फिर अपना बॉडी एक तरीके से रिएक्ट करता है, ब्रेन एक तरीके से रिएक्ट करता है, तो वो एक प्रिपरेशन के लिए है। तो इस तरह से आप ह्यूमन बॉडी को समझिए, ह्यूमन ब्रेन को समझिए और स्ट्रेस को समझिए, तब आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये तो बातें हो गई स्ट्रेस के बारे में, कि स्ट्रेस इन जनरल हमें कैसे लेना है। अब कुछ फैक्टर्स देखते हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस आता है। सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो है हमारा थॉट, जिस तरह से हम सोचते हैं, कि जिस तरह से हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं। तो ज़्यादातर टेंशन में वो लोग होते हैं, जैसे किसी ने 2-3 अटेम्प्ट दे दिया यूपीएससी का, उसकी चीज़ें उसके फ़ेवर में नहीं जा रही हैं, किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और वो चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं जाती, तो आप बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करने लग जाते हैं। तो ओवरथिंकिंग आ जाती है कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा?
फिर फैमिली के बारे में आप सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, पढ़ाई के बारे में भी सोचते हैं। तो ये एक रीज़न बनता है आपके स्ट्रेस का और बहुत सारा चीज़ों का आपकी बॉडी में भी और वैसे भी। अब इस चीज़ को आप कैसे टैकल कर सकते हैं? सबकी लाइफ में अलग-अलग रीज़न हो सकते हैं स्ट्रेस का। कुछ लोग रिलेशनशिप में होंगे, पढ़ाई बैलेंस करना डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, कुछ लोग फैमिली की वजह से होंगे, कुछ लोग मैरिड होंगे, कुछ लोग जॉब में होंगे, वहाँ दिक्कतें होंगी। सबके अलग-अलग रीज़न हैं इस जो भी स्ट्रेस आपकी लाइफ में आ रहा है उसको लेके। तो उसको मैनेज करने का जो मैं तरीका बताता हूँ, पहला है कि आपको अपने थॉट को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ऐसे थिंकिंग लानी है जहाँ पे आप पॉजिटिव रह पाएँ हर सिचुएशन में। हर सिचुएशन में नहीं भी तब भी ज़्यादातर सिचुएशंस में आप देखें कि वहाँ पे क्या एक रास्ता निकल रहा है। मतलब कितना भी अंधेरा हो, एक लाइट थोड़ी-सी होगी तो आपको रोशनी की तरफ देखेंगे ना, किसी अंधेरे रूम में हैं आप, आपको कहीं भी रोशनी एक दिखेगी तो आप उधर नज़र जाएगी, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो जब आपकी लाइफ में मान लीजिए कि बहुत सारी निराशा है, बहुत सारी तो कुछ तो उम्मीद की किरण होंगी, तो उधर देखने की कोशिश करो। दूसरा एक तरीका होता है विजुअलाइज़ करने का। हम में से ज़्यादातर लोग जब सोचना होता है तो हम सोचते हैं कि हम फेल कर जाएँगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन एक और अल्टरनेट पाथ भी है कि हम पास कर जाएँगे तो क्या होगा? यूपीएससी के बारे में जब आप बातें करते हैं, तैयारी करते हैं, एसएससी के बारे में तैयारी करते हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, तो आपको सिर्फ़ यही इमेजिन नहीं करना कि आप फेल हो जाएँगे तो क्या होगा? उससे बेहतर है आप इमेजिन कीजिए कि जब आप यूपीएससी क्रैक कर लेंगे, कोचिंग वाले आपको बुलाएँगे, फैमिली वाले कैसे ट्रीट करेंगे और ये बहुत वर्क करता है क्योंकि आपको रिलैक्स करता है, आपके सपनों को आपकी आँखों के सामने दिखाता है और आप फिर इसके लिए मेहनत करते हैं। तो ये एक विजुअलाइज़ेशन वाला है, जैसे क्रिकेट की दुनिया में जो बड़े प्लेयर्स हैं, स्टीवन स्मिथ और विराट कोहली की हम बातें करें, वो लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं कि वो पहले ही प्लान कर लेते हैं कि इस सिचुएशन में आऊँगा, तो ऐसे बैटिंग होगी, फिर मैं ऐसे परफ़ॉर्म करूँगा। वो सारी चीज़ें उनका मेंटल मैप बन जाता है चीज़ों को लेके। तो ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज़ है कि जब भी आप वॉक करें, कोशिश करें कि अकेले वॉक करने का मैं तो पसंद करता हूँ और नेचर के बीच में बड़े पार्क हो, जेनी जैसी जगह हो या कहीं भी कोई अच्छा जगह हो, वहाँ जाया करो शाम को ख़ास तौर पे वॉक करो 1 घंटे अकेले। हो सके तो गाना यूज़ करो, नहीं है तो गाना भी यूज़ मत करो, लेकिन अकेले वक़्त बिताओ और उस समय ये सारी चीज़ें सोचने की कोशिश करो कि जब आप सफल हो जाएँगे तो क्या खरीदेंगे, जब आप सफल हो जाएँगे तो कहाँ घूमने जाएँगे। इस तरह की चीज़ें आपके ब्रेन को थोड़ा लालच देती हैं कि यार और मेहनत करेंगे तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे बच्चों को नहीं हम बुलाते कि यार ये काम कर दो हम आपको टॉफ़ी देंगे। तो अपने ब्रेन को भी आपको कन्विंस करना है कि देखो ये काम अगर करोगे तो ये जो मैंने इमेजिनेशन बनाई है तुम इसका हिस्सा बन सकते हो। अपनी बॉडी को उस तरह से एक लालच देने की कोशिश करो और रीफ्रेमिंग बहुत ज़रूरी है आपके ब्रेन की थॉट प्रोसेस की। आज के वक़्त में जब जॉब मार्केट में बहुत सारा क्राइसिस है, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको खुद को सही मेंटल स्पेस में रख पाना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप एक बैटल फाइट कर रहे हैं और उस बैटल में अगर आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, खुद को सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो वो बैटल जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको खुद को सही से ट्रीट करना है, मेंटली सही स्पेस में होने के लिए सही तरीके से सोचो। बहुत बार कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ थिंकर्स होते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करो। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप जीवनी पढ़ पाएँ कुछ लोगों की, खास तौर पे शहीद-ए-आज़म भगत सिंह जी की पढ़ पाएँ, अगर आप लाल बहादुर शास्त्री जी की पढ़ पाएँ, नेहरू जी की पढ़ पाएँ, गांधी जी की पढ़ पाएँ, तो ये बड़े नाम हैं, बाहर से भी नेल्सन मंडेला ऐसे लोगों को पढ़ पाएँ, तो वो एक मोटिवेशन देते हैं। मूवीज़ अगर आपको पसंद है तो ऐसी मूवीज़ देखो जो एक्साइटमेंट लाती है। एक मूवी है नेल्सन मंडेला के ऊपर इन्विक्टस करके, वो मूवीज़ देखने की कोशिश करो। बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स पे मूवीज़ बनी हैं, उनको देखो, थोड़ा खुश रहो, अपने बारे में सोचो। ये सारी चीज़ें करोगे तो सही थॉट आपके दिमाग में आएगा और आप ज़्यादा बेहतर कर पाओगे और सही स्पेस में होगे। दूसरा एस्पेक्ट है इमोशनल रेगुलेशन का, कि बहुत बार आप चीज़ों को लेके बड़ा इमोशनल हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपका गोल है यूपीएससी करना, आपने रिजल्ट देखा, तो आप बस हैं कि यार उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, मैं फेल कर गया। बहुत सारे अनकंट्रोल्ड थॉट आपके दिमाग में आएँगे। उसको भी रेगुलेट करने के तरीके होते हैं। पहला होता है कि आपको पता नहीं होता कि आप क्या सोच रहे हैं। तो उसके लिए एक टेक्निक होती है जिसे हम लिखने वाली टेक्निक बोलते हैं कि आपके दिमाग में जो भी इमोशन आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा तो फिर आप परेशान हो जाएँगे। तो ज़्यादा परेशानी तब नहीं होती जब आपको पता होता है आप क्या सोच रहे हैं। ज़्यादा परेशानी तब होती है जब आपको पता नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूँ या पता नहीं होता मैं सोच क्यों रहा हूँ या ऐसे क्यों सोच रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप लिखने की कोशिश करें। जैसे मैं यहाँ पे नोट्स रखा हूँ तो मैं नोट डाउन करूँगा आज मैं ऐसे फ़ील कर रहा हूँ। कुछ लोग डायरी बनाते हैं। उसमें एक क्लैरिटी के लिए कि भाई मैं आजकल ऐसा सोच रहा हूँ, मैं खुद को कहाँ रेट कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें खुद तक रखो। कोई और डायरी ना पढ़ पाए आपका, लेकिन उसको नोट डाउन करने की कोशिश करो। उससे आपको खुद का इमोशन पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप उन चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। दूसरा है कि एक टेक्निक होती है जो नेवी सील यूज़ करते हैं, वो ब्रीथिंग टेक्निक्स होती हैं। तो अगर आप योग करते हैं तो ब्रीथिंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप 4 सेकंड साँस लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। तो इसको एक टेक्निक बोलते हैं, नेवी सील वाले यूज़ करते हैं। तो ब्रीथिंग से भी आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इमोशन कंट्रोल के लिए आप थर्ड पार्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप कनेक्ट करते हैं, कोई इंसान आपको सुनना पसंद करता है,
तो आप उस इंसान से बातें कर सकते हैं। बहुत बार रिफ्लेक्शन के माध्यम से हमें पता चलता है कि बहुत बार हम किस फेज़ में होते हैं हम खुद नहीं जान पाते हैं। तो थर्ड पार्टी होता है वो बताएगा कि आजकल आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं, आजकल आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो अपने आस-पास 1-2 ऐसे लोग रखो जो बहुत ईमानदार हों और आपको लेके केयर कर रहे हों, ताकि आपको ईमानदारी से बता पाएँ, वो आपको मैनिपुलेट ना करें, वो सारी चीज़ें ना करें। तब भी इमोशनल मैनेजमेंट का एक तरीका है, फैमिली से क्लोज़ रहने की कोशिश करो, फैमिली के साथ टाइम बिताने की कोशिश करो, लेकिन फैमिली के थॉट को अपने दिमाग में मत आने दो। बहुत बार अगर आप घर वालों जैसे सोचने लग जाओगे, तो फिर आप में और घर वालों में फ़र्क क्या है? आप इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो? आप पीएचडी कर रहे हो, बाकी कोर्सेज़ कर रहे हो और आपकी थिंकिंग में और आपके घर वालों की थिंकिंग में कोई भी फ़र्क नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है। तो उनको समझो, लेकिन उनकी हर बात मानने की ज़रूरत नहीं है, उनकी हर बात अपने दिमाग में डालने की ज़रूरत नहीं है। जो दुनिया आप देख रहे हैं, वो एक अलग दुनिया है, जो दुनिया वो देख रहे हैं, वो एक अलग दुनिया है। तो ये तो बातें हो गई इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में या उसको कैसे मैनेज करेंगे। फिर और भी चीज़ें हैं जिनमें एक रूटीन वाली बात आती है। जो भी आपका रूटीन है काम करने का, उसको कैसे मैनिपुलेट करके या रेगुलेट करके आप अच्छे से स्ट्रेस फ्री लाइफ़ जी सकते हैं, ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरा जो ध्यान रहता है वो स्लीप साइकिल पे होता है। मतलब नोबेल प्राइज़ किसी को मिला है बॉडी क्लॉक के ऊपर कि आपका ह्यूमन जो बॉडी होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा एफिशिएंट होता है, फिर कम होता है और एक सर्कल होता है पूरा का पूरा 24 घंटे का जिसके हिसाब से हमारे बॉडी के सेल्स, हमारा ब्रेन, हार्मोन सब वर्क करता है। अब उस चीज़ को आप पढ़ने की कोशिश करो और देखने की कोशिश करो कि कैसे बेस्ट उसका यूटिलाइज़ कर पाओगे। तो स्लीप बहुत ज़रूरी है। मतलब नींद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको स्ट्रेस फ्री कर सकता है। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएँगे, मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर हैं, तो उनके पास होता है जब भी मैं कोई प्रॉब्लम बताऊँगा कि ये चीज़ें चल रही है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई भी चीज़ है, तो उनका पहला होता है कि नींद कितनी ले रहे हो? क्योंकि नींद बहुत अच्छा हील करती है आपको। आपको 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए, कितनी भी आप पढ़ाई करें। अच्छा प्रॉपर नींद लो और आपका बॉडी हील करेगा। तो नींद बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर नींद लेने की कोशिश करो। दूसरा है एक्सरसाइज़ आपको करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, उनको लगता है केवल पढ़ाई कर रहे हैं। आप 1 महीने में 25 दिन खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, 5 दिन बीमार हो जा रहे हैं, 5 दिन पूरा चला जाएगा आपका। उससे बेहतर है कि डेली आधे घंटे दो, तब तो काउंट करोगे तो 1 दिन भी नहीं जाएगा। तो डेली आधे घंटे निकालो वॉक के लिए, आप विजुअलाइज़ करो, वॉक भी हो जाएगी, कुछ सुनना है सुन भी सकते हो, किसी के साथ वॉक करना है तो हो सकता है, लेकिन एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। तो आपको स्लीप पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज़ पे ध्यान देना है, ये 2 काम बड़े रेगुलर आपको करने हैं। तीसरा काम आप रूटीन वाले में अगर करने की कोशिश करें तो जो मैंने रिवीजन वाली टेक्निक बताई है, स्पेस्ड रिपिटिशन वाली कि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो एक समय के बाद आप उसको रिपीट करें, बार-बार रिपीट करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा। आपकी बाकी टेक्निक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, पढ़ाई में मज़ा आने लग जाएगा, तो वैसे भी स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो ये तो बातें हो गई रूटीन के बारे में। चौथी चीज़ जो मैं फ़ोकस करता हूँ, वो खाने पे बड़ा फ़ोकस करता हूँ कि जब भी स्ट्रेस का जो रीज़न है, केवल टेंशन जो आपका थॉट है या इमोशंस हैं या रूटीन है, केवल वही नहीं है। जो आप खाते हैं, उसकी वजह से भी होता है। हमारे ब्रेन को जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जितना ब्रेन फ्रेंडली फ्रूट है या जितना ब्रेन फ्रेंडली न्यूट्रिशन है, ख़ासतौर पे अखरोट की बातें करें और भी सीड्स आते हैं, उनकी बातें करें या फल की बातें करें या जो ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो सप्लाई आपको करना है। जैसे इंजन चलता है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आप सप्लाई करते हैं, तो ब्रेन के लिए भी जो चीज़ें ज़रूरत है, उनका सप्लाई आपको करना है। तो वो दिमाग में रखना है। खाना जंक फूड अवॉइड कर सकते हैं आप, दोनों चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा नहीं है, आप कम स्मार्ट हो जाएँगे, आपके लुक्स के लिए भी अच्छा नहीं है। चलो ब्रेन वाला छोड़ देता हूँ, अगर आप जंक फूड खाते हैं, आपके चेहरे पे दिखने लग जाएगा। आप जैसे 30s में पहुँचोगे, पेट निकल आएगा, आप मतलब अच्छे नहीं लगोगे। तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, तो आपको न्यूट्रिशन पे फ़ोकस करना है, हाइड्रेटेड रहना है। ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करते समय पानी कम पीते हैं। पानी बहुत अच्छा है आपकी पढ़ाई के लिए और आपको स्ट्रेस कम करने के लिए। जैसे बहुत बार आपको गुस्सा आता है, बोलते हैं पानी, तो पानी बहुत ज़रूरी है, लिक्विड जो भी आप ले सकते हैं, ड्रिंक नहीं करना है। पानी पीने की कोशिश करो और उसको बेहतर तरीके से यूज़ करोगे, न्यूट्रिशन को ध्यान दोगे, उसके हिसाब से प्लान करोगे, तो कहीं न कहीं आपका स्ट्रेस कम होगा। और यही बेस्ट तरीके नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मैं फ़ील करता हूँ, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा जो 5वाँ फैक्टर है, वो सोशल लाइफ़ है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हमको लगता है कि पढ़ाई जब हम कर रहे हों, तो हमें अकेलापन चाहिए। मतलब पढ़ाई अकेलापन क्यों चाहिए? कंसंट्रेशन आपको अगर बनाना है, तो आप रह के भी किसी के पास बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो आपको एक सोशल लाइफ़ होनी चाहिए। हम सब सोशल एनिमल हैं ना। एरिस्टोटल एक थिंकर है, उन्होंने बोला है कि ह्यूमन्स जो होते हैं, सोशल एनिमल होते हैं, पॉलिटिकल एनिमल होते हैं। तो हमें एंगेजमेंट पसंद होता है। तो जब हम किसी के साथ होते हैं, दोस्तों के साथ, किसी के साथ, तो ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं। तो गैंग बनाओ, गैंग अच्छी गैंग होनी चाहिए जहाँ पे ठीक-ठाक नीयत के लोग हों, शरारतें करो, मस्ती करो, तो एक ब्रेक मिलेगा आपको पढ़ाई से। कुछ लोग मिलेंगे जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिनसे आप बातें शेयर कर सकते हैं। तो अपना जो सर्कल है, बहुत 50 लोग, 100 लोग नहीं चाहिए। आपकी गैंग में 4-5 लोग ऐसे हों, जो जब भी आप कोई काम उनसे बोलें या पूछें, तो वो आपको जज ना करें और उनके अंदर एक्सेप्टेंस हो आपको लेके।
प्यार हो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सेप्टेंस, कि आप जैसे हैं वैसे आपको एक्सेप्ट कर पाएँ, आपको सही सलाह दे पाएँ, कोई चीज़ बता पाएँ आपके मुँह में, और जो बहुत आपको खुश करने के चक्कर में ना हो। बहुत बार हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग अपने आस-पास ऐसे लोगों को रखने की कोशिश करते हैं जो हमेशा वही बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। तो एक इको चैम्बर बना लेते हैं, भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाए। तो आपको इन फैक्टर्स को भी ध्यान देना है। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, कि पहले स्ट्रेस को समझना है, होता क्यों है, क्या फ़ायदा है, नुकसान है, स्ट्रेस होना चाहिए। फिर आपको थॉट कंट्रोल करना है, फिर आपको इमोशंस कंट्रोल करने हैं, फिर आपको अपना रूटीन सेट करना है, न्यूट्रिशन सेट करना है, उसके बाद अपना सोशल लाइफ सेट करना है। ये सारी बातें अगर आप सेट कर लेंगे, तो कहीं न कहीं आप बेटर माहौल में होंगे और ज़्यादा अच्छा फ़ील करेंगे। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो जैसे आप फिज़िकली बीमार होते हैं, जैसे हमें बुखार हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। जिसमें हमें कभी ये लगा है कि यार आज मुझे बुखार हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने डॉक्टर से बात करी, या मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं बीमार हो गया। नहीं बोलते ना। तो वैसे आपका मेंटल हेल्थ भी होता है। कभी आपको लगे कि आप बिल्कुल ये सलाह वर्क नहीं कर रही, उसके बाद भी आप मेंटली अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो आप कंसल्ट कीजिए। जो भी आप थेरेपी ले सकते हैं, किसी भी तरह से ले सकते हैं, और वो बहुत अच्छा होता है। सामने वाला आपको सुनता है, जो भी गाइडेंस है वो देता है, और इसका असर होता है। तो कभी आपको लगे तो आपको लेना चाहिए। जब आप कोचिंग में बाकी जगह पे 2 लाख 3 लाख रुपए दे सकते हैं, तो इस तरह की थेरेपी के लिए भी जो भी आपके प्रोफेशनल हैं, उनसे आप मदद लेने की कोशिश कीजिए। और इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। मतलब जैसे हमारा बॉडी होता है, कभी यहाँ पे कुछ दर्द हो गया, कुछ दर्द हो गया, तो वैसे ब्रेन है, उसमें भी दर्द हो सकता है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ये तो बातें हो गई स्ट्रेस से रिलेटेड। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। गोल यही है कि मैं ईमानदारी से आपको कुछ बता पाऊँ, जो मैं फ़ील करता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, जानता हूँ, उसके हिसाब से। इसके इतर भी ओपिनियन हो सकते हैं, आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं। कोशिश करें कि इन चीज़ों को अप्लाई करें। जब एक बार आप अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। और अगर ये वीडियो अभी तक आपने देख ही लिया है, तो एक काम तो बिल्कुल मत करना, सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत करना आप लोग। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो दोबारा कोई वीडियो लाऊँगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर नोटिफ़िकेशन ऑन कर लोगे तब भी तुरंत मिल जाएगा। तो आपको चाहिए थोड़ी वो सब वीडियो, तो मत करो सब्सक्राइब। चलते रहो वैसे ही। तो इसी तरह की वीडियोज़ हम लोग लाएँगे, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और कोशिश करो कि जिस तरह ये ग्लोब है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह लाइफ़ है, उसके भी डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उनको समझने की कोशिश करो। और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। कितनी भी निराशा हो, एक उम्मीद काफ़ी कुछ तोड़ देती है। एक सवाल कितना भी मजबूत तंत्र हो, उसको तोड़ देता है। सवाल करते रहो, उम्मीद रखते रहो, और रोशनी की तरफ देखते रहो। हमेशा कोई ना कोई एक दरवाज़ा होगा जो आपके लिए खुलेगा। तो उम्मीद रखो, ऐसे ही पढ़ते रहो। और गोल यही है कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए जहाँ लोग एक-दूसरे की मदद कर पाएँ, जहाँ सिर्फ़ टॉपर्स को कोचिंग में ना बुलाया जाए। जब बच्चे दिक्कत में हों तब भी उनको पूछा जाए कि आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं कि नहीं फ़ील कर रहे हैं, और उन चीज़ों को भी रिलेट किया जाए। तो इसी तरह की वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। आपका काम सिर्फ़ इतना है कि आपको पढ़ना है, एन्जॉय करना है, स्ट्रेस लेना है लेकिन कम लेना है, और ऐसे ही बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।